हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू ऑप्टेन क्लासेस। आज हमारी जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ती है बच्चे। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है हमारा। लास्ट टाइम हमने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चे रॉड्स लॉ के बारे में कि रॉड्स लॉ क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, जो चलते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करूंगा मैं। तो पहले इससे पहले हमें कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, वो है बच्चे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो पहले यही पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है जी, तो हेडिंग देंगे जरा, वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मैं मान के चलता हूं कि लिक्विड सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली तभी होगा वेपर प्रेशर। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, पहले की एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड सॉल्यूशन है। मान लेते हैं क्या है, कोई लिक्विड सॉल्यूशन है। ये मान लिया जी, यहाँ पे कोई लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया, क्लोज हुआ वो हमें पता है कि इवेपोरेशन होने वाली है, कोई टेम्परेचर है तो इवेपोरेशन होगी। तो क्या होंगे, कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स होंगे आपके, वो सॉल्यूशन सरफेस को स्केप करके कहाँ चले जाएंगे, वेपर फेज पे। यहाँ चले जाएंगे मेरे बच्चों, वेपर फेज में चले जाएंगे। जैसे ही वेपर फेज में जाएंगे तो कुछ जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो दोबारा स्ट्राइक करेंगे किसको, आपके ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड को स्ट्राइक करेंगे और वापस किस पे चले जाएंगे, आपके सोल्यूशन में। ऐसा और कुछ क्या होंगे दोबारा से फिर वापस जाएंगे। ये जो प्रोसेस है चलता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब वो वेपर फेज में जा रही है, इवेपोरेशन हो रही है, और जब गैसेस फेज से आपके अगेन लिक्विड फेज में आ रहे हैं तो कंडेंसेशन होती है। तो एक स्टेज ऐसी पहुंचेगी जहां पे क्या होगा, जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो रेट ऑफ वेपोरेशन हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में जाना था वो जा चुके हैं, और जितने सॉल्यूशन में रहे थे वो वहीं पे रहेंगे। मतलब अब चेंज नहीं हुई, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वेपर फेस में बच्चे, ये क्या करते हैं, ये एक प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है जी, इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो याद रखिए प्रोसेस क्या था, है ना, इक्विलिब्रियम में जब जब अचीव हुआ। और याद रखिए ये एट अ गिवन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है जी, तो लिखिएगा इसके बारे में, द प्रेशर exerted, the pressure exerted by the vapors, by the vapors above the liquid surface, है ना, above the liquid, of the liquid surface। ठीक है, जो कि क्या है, इन इक्विलिब्रियम में है। याद रखिए, इक्विलिब्रियम में है तब हुआ है सब। रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो चुका है। by the way exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the solution, with the solution at a given temperature। obviously है with the solution या liquid at a given temperature। ठीक है जी, जब वो प्रेशर अप्लाई करते हैं वेपर फेस में अबव द लिक्विड सरफेस, जब आपका सॉल्यूशन और जो वेपर फेस है वो इक्विलिब्रियम में है, उस एक्सर्टेड प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, और यू कैन से सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट ये आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। एक बात तो देखो क्लियर कट हो रही है, कहाँ से, आपकी डेफिनेशन में से, और जो मैंने आपको बताया है वहां से भी क्लियर कट हो रही होगी। एक तो टेम्परेचर पे पक्का डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का। दूसरी बात ये है कि नेचर ऑफ द जो लिक्विड होगा यहाँ पे, है ना, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा ये। कैसे कहा गया, अब सिंपल सी बात देखो,
अगर आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसी हुई, वो वीक हुई। अगर वीक हुई तो क्या हुआ, वो जल्दी से कहाँ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब जल्दी से कहाँ जाएंगे, वेपर फेस में। तो जितना ज़्यादा वेपर फेस में आपके मॉलिक्यूल जाएंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई होगा। समझ आ गई। तो ये दो तो आप पहले से क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। पहला जो है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड में मैं यही बोलता हूँ कि जितनी ज़्यादा विकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, वोलाटाइल होगा। उतना ही वोलाटाइल होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। इसको बात को याद रखिएगा। लिक्विड्स हैविंग विकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, विकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बच्चे, याद रखेंगे। वोलाटाइल का मतलब वो सब्सटेंस होते हैं जो जल्दी इजीली इवेपोरेट हो जाए। क्या है वोलाटाइल का मतलब, जो इजीली इवेपोरेट हो जाए उसको बोलते हैं वोलाटाइल। और मोर वोलाटाइल एंड हेंस ग्रेटर वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो भी ज्यादा होगा। सेकंड, एक बात तो इंपॉर्टेंट है, मान लो कि प्योर लिक्विड है और एक है उसका सॉल्यूशन। मतलब एक कंटेनर में मान लो कि एक प्योर लिक्विड है और दूसरे कंटेनर में मान लो कि क्या है, उसका कोई सॉल्यूशन है, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना। एक में क्या बैठा है, प्योर सॉल्वेंट है, दूसरे में क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। तो पूछा जाएगा वेपर प्रेशर किसका ज्यादा। तो याद रखना ये बात कि जो प्योर लिक्विड होता है बच्चे, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा हाई होता है, ये बात याद रखना। तो सेकंड क्या हुआ, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू सोल्यूशन। प्योर लिक्विड्स हैव हायर वेपर प्रेशर देन देयर सॉल्यूशंस, थर्ड है टेम्परेचर। दिख ही रहा है जी आपको, टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। सीधी सी बात है मेरे बच्चों, टेम्परेचर जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा। आप कहें सर क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे। देखो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो इधर उधर भागने लगेंगे जल्दी से। इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा, वो इजिली स्केप कर जाएंगे किसमें, वेपर फेस में। तो क्या हुआ, अगर वेपर फेस में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। याद रखिएगा टेम्परेचर के साथ। तो वेपर प्रेशर increases with increase in temperature। रीजन बीइंग सिंपल है, रीजन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा जी, टेम्परेचर इंक्रीज से जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, more molecule will escape into the vapor phase, more molecules will escape into the vapor phase, ठीक है जी। ज़्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे तो कंसंट्रेशन आपकी गैसेस फेस में या वेपर फेस में क्या हो जाएगी, ज़्यादा। कंसंट्रेशन इन वेपर फेस इंक्रीजेस, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी हाई हो जाएगा आपका। कंसेप्ट सिंपल याद रखिए मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट नहीं भूलना कि लॉजिक लगाना कैसे है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं मारनी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर होता है बच्चे, वो फैक्टर होता है कि अगर आप कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं, है ना, कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं, वैसे वो आपको यहाँ से भी पता लगा प्योरिटी ऑफ लिक्विड जब मैंने बोला, इसको फोर्स हम अलग से पढ़ते हैं,
इफेक्ट ऑफ एडिंग अ सोल्यूट, ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ एडिंग सोल्यूट। इसको मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आपको बहुत तरीके से समझा के पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। पर याद रखना, अगर आप कोई सोल्यूट ऐड करते हैं, वो सोल्यूट कैसा हुआ, अगर नॉन वोलाटाइल हुआ, ठीक है, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इतना बस याद रखेंगे। इसको मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा बिल्कुल अच्छे से, आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा। टाइमिंग क्या रखना है कि अगर आप कोई भी नॉन वोलाटाइल, याद रखो सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर आप ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो डिक्रीज कर जाता है, वो लोअर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक नोट लिखना बच्चे। नोट कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वेपर प्रेशर होता है क्या सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, पर याद है ना, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया जाता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर किसकी वजह से है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर, है ना, आपके मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में कितने ज्यादा हैं, तो टेम्परेचर है ना, उसे नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा आपका वेपर प्रेशर, ये बात याद रखना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। इस बात का खास ध्यान रखेंगे बच्चे, डज नॉट कहा है मैंने, वो नहीं करेगा उसके ऊपर डिपेंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं रॉड्स लॉ आपका, मेरे ख्याल से ये बात। हाँ, एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस जो हमने ये बात की थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस की ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है आपका प्रेशर, उसके लिए एक इक्वेशन होती है। इस पे क्या होता है, जेईई में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट नोट था। सेकंड नोट कि वो क्या होता है, लॉग P2 by P1 is equals to delta vaporization, enthalpy of vaporization of liquid divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। P2 P1 क्या है, दे आर वेपर प्रेशर, T2 पे है, P2 क्या है जी, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, एंड P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर, सॉरी P1 एट T1। और जो आपका ये डेल्टा वेपराइजेशन है, इसका आपको सिंबल देके पता लग रहा होगा, ये इंथैल्पी चेंज है किसकी, इट्स इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है जी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों। मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा है जेईई मेंस में इसका, आप याद रखेंगे। जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन समझाई हैं जो थियोरेटिकल, उन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा आपका, ठीक है। इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड होगा, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। अब आगे मैंने कहा कि आपको हम क्या पढ़ेंगे, रॉड्स लॉ। देखो रॉड्स लॉ के दो केस हैं, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। रॉड्स लॉ के दो केस होते हैं हमारे पास। पहला कौन सा, पहला मैं ये मान के चलता हूँ कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा, मतलब जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो दोनों लिक्विड होंगे आपके, ठीक है जी। और ये मैं भी मान के चलूंगा कि वो कैसे होंगे, वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल होंगे। ये फर्स्ट केस होगा आपका। तो हेडिंग दीजिएगा रॉड्स लॉ, ठीक है, रॉड्स लॉ, ठीक है। रॉड्स लॉ केस वन पढ़ते हैं इसका। केस वन क्या है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है जी, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मैं जो सोल्यूट है, मैं ये मान के चलूंगा कि सॉल्वेंट हमेशा क्या है यहाँ पे, वोलाटाइल ही है, ठीक है। सोल्यूट के बारे में बोलते हैं यहाँ पे, वो कैसा है, वोलाटाइल। तो जो सोल्यूट है आपका वो भी लिक्विड और सॉल्वेंट
वो भी क्या है, लिक्विड हुआ, दोनों वोलाटाइल है, ये सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। वैसे इन जनरल आपने यहाँ सॉल्वेंट हमेशा क्या होते हैं, वोलाटाइल ही होते हैं सॉल्वेंट्स आपके। वोलाटाइल होने का मतलब जो इजिली इवेपोरेट हो जाएंगे, याद रखें। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल मीन्स वो सब्सटेंस जो इजिली क्या हो जाएगी, जो इजिली इवेपोरेट हो जाएंगे, इजिली इवेपोरेट, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वोलाटाइल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट बात इस पे आती है मेरे बच्चों की, अब अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, इसको मैं ना आपको थोड़ा सा एक वही सेम बात विजुअलाइजेशन करके देखते हैं कि मान लो ये आपके पास कोई कंटेनर है, मैं यहाँ पे एक कंटेनर रखता हूँ लाइक दिस, अगेन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हो पाए हमारे पास। मेरे पास सॉल्यूशन है किसका, लिक्विड लिक्विड का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट है ना, वो दोनों लिक्विड है। मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, मेरे पास सॉल्यूशन बन गया जी। अब मैंने कहा कि दोनों क्या है, दोनों वोलेटाइल हैं, वोलेटाइल हैं तो दोनों कहाँ जाएंगे, वेपर फेस में जाएंगे मॉलिक्यूल्स। सपोज करते हैं कि इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेस में गए हैं जी, ठीक है, वेपर फेस में पहुंच गए, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, स्टैब्लिश हो गया, डन। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो जितने मॉलिक्यूल्स को जाना था उतने जा चुके हैं जी, सॉल्वेंट के भी और सोल्यूट के। तो ये क्या करेंगे, दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब ये लिक्विड सरफेस पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन हो गया आपकी बात। तो रॉड्स लॉ इसमें क्या कहता है, रॉड्स लॉ कहता है जी, ध्यान सुनना, अगर दोनों क्या है वोलेटाइल, रॉड्स लॉ कहता है अगर मैं सपोज करूं कि जो ये रेड वाला है, रेड वाले को मैं मान लेता हूं कि ये ए है, लेट से, है ना, ए मॉलिक्यूल्स हैं और ये बी के हैं, ब्लैक वाले, ठीक है। मैं सपोज करता हूं कि जो ए है वो आपका सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, ठीक। तो रॉड्स लॉ कहता है कि जो वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, आपका जो पार्शियल प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, किसका, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। क्या रखें, एक्स से क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है ए की लिक्विड में, सॉल्यूशन में, और ये बी की होगी। तो ऐसे ही पीबी जो होगा बच्चे वो क्या होगा, पीबी डिग्री इंटू एक्स बी। जो पीए डिग्री और पीबी डिग्री है ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड्स के। प्योर लिक्विड्स मतलब समझिएगा, जब ये अकेले पड़े, मान लो कि यहाँ पे सिर्फ कौन पड़ा था, यहाँ पे सिर्फ आपका ए पड़ा था, तो वेपर किसके जाएंगे ऊपर, ए के ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो क्या था, प्योर क्या पड़ा था, प्योर बी था, ठीक है। ये प्योर ए माने प्योर ए है यहाँ पे, और ये है प्योर बी, अकेले पड़े थे, इन्हीं का अपना सोल्यूशन था, ठीक है, अपना सोल्यूशन था, सोल्यूट और जो सॉल्वेंट थे वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में पड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उन्हीं के ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे। तो इस टाइम पे जो ये वेपर प्रेशर लगा रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, पीए डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है, पीए डिग्री, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए। और जब यहाँ पे लगाएगा बी प्योर पड़ा होगा तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है। तो जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जो ए ने प्रेशर लगाया होगा पीए डिग्री एक्स सी, और जो बी ने लगाया होगा पीबी डिग्री इंटू एक्स बी लगाया होगा, ठीक है जी। वेपर फेस में दोनों के मॉलिक्यूल्स पड़ेंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, सबको पता है, अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसने क्या कहा था, अगर आपके गैसेस फेस में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हैं, ठीक है जी, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल्स पार्शियल प्रेशर्स। कहने का मतलब जो पी सॉल्यूशन आएगा बच्चे, पार्शियल प्रेशर आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, या ये बोल दें पी टोटल भी कहा जाता है, दिस शुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और यू कैन से पी को पुट करो पी ए डिग्री इंटू एक्स ए प्लस पी बी डिग्री
इंटू एक्सपी। ये हो गया जी हमारा पी टोटल या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी, याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस वन। ये आपको याद रखना है। एक्स एक्स भी आपको पता है, पी डिग्री पी बी डिग्री पता लग गया। एट अ गिवन टेम्परेचर ये क्या है, कांस्टेंट। याद रखिएगा कांस्टेंट बने पी डिग्री और पी बी डिग्री ऑब्वियसली है, क्योंकि जो प्योर ए होगा प्योर भी होगा उनका एट अ गिवन टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर रहा होगा प्योर लिक्विड्स का वो हमेशा सेम रहेगा बच्चे एट अ गिवन। तो ये कांस्टेंट हुए हैं आपके पी डिग्री और पी बी डिग्री। चलो जी बढ़िया, मेरे ख्याल से तो इसको लिख लें। जो हमने अभी मैथमेटिकल लिखा है इसको हम वर्ड्स में लिख देते हैं। मैं यहाँ पे वर्ड्स में लिख देता हूँ। याद रखना कई बार सीबीएसई क्या पूछती है, सीबीएसई पूछती है डिफाइन द रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। वोलाटाइल तो उसके लिए क्या लिखना है आपने, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, वहां पे मेंशन भी कर देना इस बात को, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute, volatile solute, the partial pressure of each component, the partial pressure, वही बोल रहा हूं मैं, the partial pressure P और PB है ना, जो partial pressure होगा the partial pressure of each component is equal to the प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट जी, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल, इसको सिंपल ऐसे लिख दो, इसको पार्शियल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखो प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट and its mole fraction in the solution। अगेन याद रखिए ये मोल फ्रैक्शन वही है इन दी सॉल्यूशन जो मैंने आपको हेनरी लॉ में बताया था, वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस था। ठीक है, बात करेंगे रॉल्स लॉ की, हेनरी लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या आपके सिमिलरिटीज क्या है, सब पता करेंगे टाइम आने पे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, आपको पता लग गया होगा। अब थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो हमें पता है कि दो है आपके कंपोनेंट्स, एक ए है एक बी है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी शुड बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं वहां पे किसी भी एक को, चाहे एक्स ए को चाहे एक्स बी को, आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं किसी भी एक को कर रहा हूँ जी, पी सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, लेट्स से किसको करते हैं, बी को कर देते हैं, तो आंसर आएगा पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ऐसे आ जाएगा जी। तो ये इसको कलेक्ट कर लो, जो एक्स एक्स टर्म्स है, एक्स ए यहाँ पे आएगा, एक आएगा पी बी डिग्री इंटू एक्स ए, ये नेगेटिव में आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्स ए कॉमन निकाल रहा हूँ, तो आंसर आएगा पी ए डिग्री माइनस पी बी डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री, ऐसे आएगा बच्चे। ठीक है, ये पी सोल्यूशन आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। हमें दिख रहा है कि पी बी डिग्री कॉन्स्टेंट है, पी ए डिग्री कॉन्स्टेंट और पी बी डिग्री कॉन्स्टेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, कॉन्स्टेंट है, तो ये है क्या असल में, तो वेरी कौन कर रहा है, पी सोल्यूशन, और वेरी क्या कर सकती है, मोल फ्रैक्शन एक ही कर सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका रॉल्स लॉ है ये क्या दे रहा है, डिस्क्राइब द लीनियर वेरिएशन, क्या दिखा रहा है कि लीनियर, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर मैं क्या करूं, एक ग्राफ ड्रॉ करूं किसके बीच में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बीच में, याद रखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा। मैं सपोज करता हूं, पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका जो सॉल्वेंट है वो प्रेजेंट था। ठीक है, कौन सा प्रेजेंट, सॉल्वेंट। आपको याद है सॉल्वेंट हमने क्या, ए को लिया था, बी को लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे। ठीक है, चलो सॉल्वेंट को लिया होगा मेरे ख्याल से।
सॉल्वेंट को लिया तो पहले क्या होगा, पहले प्रेजेंट सॉल्वेंट ही होगा ना, सोल्यूट तो उसमें हम ऐड करेंगे भी। तो मैं सपोज करके चलता हूँ कि पहले सिर्फ कौन पड़ा था, प्योर बी पड़ा है, तो एक्स बी मोल फ्रैक्शन में 1 होगी, एक्स से कितना होगा मोल फ्रैक्शन, 0 होगी ऑब्वियसली। तो जब एक्स बी यहाँ पे पुट करो, एक्स है 0, तो पार्शियल प्रेशर को ऑपोजिट जब पड़ा ही उसमें बी है, तो जो पी सोल्यूशन होगा वो बी की वजह से ही आएगा, प्योर सॉल्वेंट की। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं पे पीबी डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे आ गई पीबी डिग्री, आ गई वाई एक्सिस पे। अब आप मोल फ्रैक्शन को इधर क्या करो, इंक्रीज, मतलब एक्स बी तो होगा डिग्रीज, लेकिन एक्स से इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज है ना जी। तो जब आप इस तरफ जाएंगे बच्चे, तो क्या होगा, एक्स बी डिक्रीज करेगा, एक्स से इंक्रीज, समझ आ गया। तो आप क्या करो, यहाँ पे पुट करके देखो, अब मैं एक्स ए को इंक्रीज कर रहा हूँ, एक्स ए को, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, एक्स ए को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लाइन अबव जाएगी, पॉजिटिव स्लोप है जी, आखिर पॉजिटिव स्लोप है ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसे जाएगी लाइन, है ना, कुछ ऐसे जा रही है लाइन। जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन एक इंक्रीज करेंगे, तो सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज होगा, आपके सामने है। पीबी डिग्री में कुछ ना कुछ तो ऐड होगा ना, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ ऐड करेंगे पीबी डिग्री में, तो कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम गए जी यहाँ पे, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे कहीं पे आके एक्सट्रीम वैल्यू मुझे दोबारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम आएगा कि एक्स ए 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रा कर देता हूँ ऐसे, वेपर प्रेशर की वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेगा, एक्स बी जो होगा वो 0 हो जाएगा, और एक्स ए को मैं 1 मान लेता हूँ, एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर आप एक्स ए को इंक्रीज करें तो टाइम तो आएगा ना जब एक्स ए 1 हो जाएगा। तो एक्स ए 1 हो गया, एक्स बी 0 हो गया। अगर आप यहाँ पे पुट करें एक्स ए को 1, तो इसका आंसर क्या रहे, पी ए डिग्री, क्योंकि अब प्योर ए पड़ा होगा। तो मान लेते हैं प्योर ए यहाँ पे आएगा कहीं पे पी ए डिग्री, और जब इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो ऑब्वियसली लाइन इसको क्या करेगी, मैच कर जाएगी। मतलब ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया, कि जो आपके वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो लीनियरली वेरी कर रहा है विद द मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ solution varies linearly with mole fraction of solute and solvent, ठीक है जी, डन। अब सपोज करना है मैं प्योर ए प्योर बी के ऊपर रखता हूँ, मान लो ये पीबी डिग्री है। अगर मैं सिर्फ क्या रखता, मैं एक्सए को ना रखूँ, प्योर आपका कौन पड़ा है, बी ही पड़ा है, बी की मैं इस तरफ जाऊंगा तो बी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। अगर बी की मोल फ्रैक्शन होगी तो प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा जी, कम होना स्टार्ट होगा, मतलब उसके लिए डिक्रीज करेगी। अगर प्योर बी पड़ा है तो डिक्रीज होते जब 0 होगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। तो मतलब यहां से लेके आप लीनियर रिलेशन जाएंगे, ये जो डॉटेड लाइन लगी है किसके लिए है, प्योर बी के लिए हुई। ऐसा ही अगर आप इस तरफ से आएंगे तो ये प्योर ए के लिए हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो ये लाइन है अबव लाइन, ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डन। और जो ये लाइन लगी है नीचे की तरफ, ये किसके लिए है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। और जो यहां से यहां तक जा रही है ये प्योर ए के लिए हो जाएगी जी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको नोट। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, देखो पीबी डिग्री यहाँ पे है, पीए डिग्री यहाँ पे है, मैं इसको ऐसा भी तो बना सकता था, ये कोई जरूरी नहीं है कि पीबी डिग्री यहाँ पे, मैं पीए डिग्री नीचे ले लेता तो क्या हो जाता, कुछ हो जाता क्या। ये सोचने वाली बात है ना कि सर आपने पीबी डिग्री यहाँ पे लिया है, पीए डिग्री यहाँ पे लिया है। अगर आप पीए डिग्री नीचे ले लेते तो क्या होता, स्लोप नेगेटिव आ जाती, और क्या, और कुछ नहीं, स्लोप नेगेटिव आ जाती। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि जो पीए डिग्री है वो ज्यादा है पीबी डिग्री से, दिख रहा है हमें, उसमें कोई दिक्कत ना आती। बच्चे याद रखना, अगर आप पीबी डिग्री कम मान, आप ज्यादा मान लेते तो स्लोप नेगेटिव आ जाती, मतलब लाइन नीचे ऐसे तरफ जाती, यहाँ कहीं पीए डिग्री कहीं यहाँ पे आ जाता तो लाइन ऐसे आ जाती सोल्यूशन के लिए, ठीक है। बाकी सब सेम रहता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आप कहेंगे सर ठीक है, इसका मतलब क्या है, पीए डिग्री ज्यादा है पीबी डिग्री से, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि जो ए है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू बी। दिस इंप्लाइज
ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जब प्योर का क्या है, ज्यादा है, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी वेपर फेस में ज्यादा नहीं होंगे। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा सेकंड लॉ आ जाएगा जी, ठीक है। सेकंड केस आ जाएगा इसका, हाँ डस्टर ये है। यहां पे मुझे लगता है मुझे एक चीज और समझानी पड़ेगी आपको। मैंने क्वेश्चन कराया उस चीज के ऊपर आपको हेलेनॉ में, मैंने मेरे ख्याल से वहां पे बार बार बात भी की हुई है, जो कंसेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा था कि अगर ये कोई सोल्यूशन है, दोनों दोनों कैसे हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो क्या होगा, वेपर फेज में जाएंगे वो दोनों, है ना, उनके मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे मेरे बच्चों। यहाँ वेपर मान लेते हैं कि वेपर फेज में पड़े, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे आगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरे की भी आएंगे क्योंकि दोनों वोलेटाइल है जी, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे जो अप्लाई होगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो तो क्या है, थोड़ी देर पहले हमने उसके लिए पढ़ा, ये टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। यहाँ में जो ये प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल्स, तो मोल फ्रैक्शन तो उनकी भी रही होगी। मैंने एक बात समझा था, अगर एक्स से लिखूं मैं, इट्स अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। अगर एक्स भी लिखूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। तो वेपर फेज में तो पढ़े ना, वेपर फेज में भी कुछ मॉलिक्यूल्स रहे, उसकी मोल फ्रैक्शन रही होगी, तो उसको हम डिनोट करते हैं वाई ए, इसको वाई बी से। डेल्टस लॉ ने एक बात कही थी कि आपका जो पी होगा, दैट इज जो ए के मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे लिक्विड सरफेस पे, वो किसके इक्वल होता है, पी टोटल। पी टोटल यही है जी, याद रखिए, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेस। इन द वेपर फेस, एक्स ए नहीं लिखा, सॉल्यूशन के अंदर नहीं है। और ऐसे ही जो पी बी होगा वो पी टोटल, दैट पी टोटल मीन्स वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे वाई वाई बी आ जाएगा। तो याद रखिए वाई और ए वाई बी है क्या, ठीक है। वाई ए मोल फ्रैक्शन है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, मतलब वेपर फेस का मतलब गैसेस फेस में, ठीक है जी। ऊपर यहाँ पे नहीं है, इन दी सॉल्यूशन नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस अगेन, ठीक है जी। याद रखिएगा, इनका हम यूज करेंगे टाइम आने पे, क्वेश्चन कराऊंगा मैं। चलो जी आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें। अब सेकंड केस पढ़ते हैं इसका। सेकंड केस क्या कहेगा, मैं मान लेता हूं कि अब की बार जो आपका सोल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल होने का मतलब कि वो इवेपोरेट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और आपने बोल ही दिया कि वो नॉन वोलेटाइल है, तो वो क्या नहीं होगा, वेपर फेस में नहीं जाएगा। तो केस सेकंड वैसे हम इसको बोलते हैं बच्चे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ ऐसे सॉलिड सोल्यूट्स होते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होते हैं, वो आपको याद भी रखते हैं कि मतलब सॉलिड क्या है, सोल्यूट ले रहा हूँ यहाँ पे, लिक्विड सॉल्वेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा कि सॉल्वेंट ज्यादातर क्या होते हैं, वोलेटाइल। ये अब की बार मैं नॉन वोलेटाइल ले लेता हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट तो वोलेटाइल ही है। अब आप कहेंगे सर देखो, ये तो सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पे कंटेनर है, इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर फेस में, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो जो वोलेटाइल है वही जाएगा ना वेपर फेस में, जो नॉन वोलेटाइल है वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो मतलब आपके पास सिर्फ कौन पड़ा होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, और यही वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। तो अकॉर्डिंग टू द रॉड्स लॉ ये कहता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा इसकी इस टाइम पे,
दिस शुड बी इक्वल टू पीबी, क्योंकि सिर्फ बी के ही मॉलिक्यूल आपके सॉल्वेंट के, मैं इसको सॉल्वेंट लिख देता हूं, प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट, दिस शुड बी इक्वल टू P degree of solvent multiplied by mole fraction of solvent in the solution, क्योंकि सॉल्वेंट ही जा रहा है जी कहाँ पे, वेपर फेस में, सोल्यूट तो जा ही रहा, तो जो वो P सोल्यूट वाली टर्म है वो जीरो हो चुकी है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में ये होता है, वो कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, containing non-volatile solute is always less than that of pure solvent, than that of simple, is always less than that, is always less than that of the vapor pressure ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, मतलब पीबी से ये कम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पी सॉल्यूशन जो होगा बच्चे वो हमेशा लेस होगा किससे, पी डिग्री सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट से। रियलिटी ये है। अब ये क्वेश्चन आता है बार बार, वो कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का कंटेनिंग, जब नॉन वोलेटाइल होता है उसके अंदर, तो वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है। होना तो किसके इक्वल चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के इक्वल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो उसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल देखो, यहां पे आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन पड़ा है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जो सोल्यूट है वो तो वेपर फेज में जा रहा, वेपर फेज में जा रहा तो सोल्यूशन में तो कहीं पड़ा है ना, तो सोल्यूशन में कहीं पड़ा तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस एरिया को घेर लेंगे यहाँ पे आके। जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, दे विल ऑक्यूपाई सम सरफेस एरिया। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, कम हो जाएगा। किसके लिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, जहाँ पे इसके नीचे रह जाएंगे, लेकिन वो क्या नहीं हो पाएंगे, वो इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। तो जो रिजल्टिंग सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कम मात्रा में ऊपर जाएंगे, है ना। जितने जाने चाहिए थे उतने नहीं, उससे कम चले जाएंगे। कम जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। समझ आ गई जी, याद रखेंगे इस बात को। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखता हूं आपके लिए, ठीक है। इसको नोट कर लो मेरे बच्चों। अब मैं इसका रीजन लिख देता हूं जो आपके लिए, ये याद रखेंगे आप। ये कब है, यह है, ये तब है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तब है, अदरवाइज नहीं है ये। ठीक है, रीजन इसका, रीजन रीजन क्या है, when we add non volatile solute to the solvent, तो क्या होगा, some molecules of solute also occupy certain surface area, कुछ सरफेस एरिया क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, रिजल्टिंग इन लेसर सरफेस एरिया फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए एरिया कम, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वहां पे जम कर बैठ जाएंगे, वहीं पे जमकर बैठ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। वो तो जो सोल्यूट के नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो तो यहाँ जमकर बैठ जाएंगे मेरे बच्चों, वो कहीं हम नहीं जाएंगे जी कहीं पे, हम तो ये बैठे हैं। अब नहीं जाएंगे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनके लिए लेसर सरफेस एरिया क्या होगा, लेसर हो गया ना। तो
resulting in lesser surface area for the solvent molecules. Therefore lesser number of solvent molecules will escape into the vapor phase and hence इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो कम आएगा, एंड हेंस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉड्स लॉ। जो रॉड्स लॉ से हमें एक्सपेक्टेड होगा उससे कम आएगा जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। रॉड्स लॉ तो कहता है इक्वल आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, उससे भी कम आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा आपका। इससे बहुत बड़ी आपकी एक आगे लंबी स्टोरी खिंचती है। इस सेम जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जन्म होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। जब आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो वहाँ पे जन्म होता है बच्चे किसका, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बच्चे काफ़ी है इतना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा, वहाँ पे हम आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन देखेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इन सब के ऊपर, ठीक है जी। लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए ये वीडियो, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा कंटेंट बढ़िया बढ़िया सीखने के लिए चीज़ों को, ठीक है जी। मिलते रहेंगे आपको बच्चे, थैंक यू।